वेलकम टू तेजस आईएएस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ, सुरक्षित तथा खुश होंगे और इन छुट्टियों में आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तेजस आईएएस की तरफ से आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले उन सभी छात्रों को जो सिविल सर्विसेज को अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो पहले से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या जिनको 2021, 2022, 2023 सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट देना है। आज के वीडियो में प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सिविल सर्विसेज में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करेंगे और उसका निराकरण भी करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना मूल्यांकन स्वयं करें। सिविल सर्विसेज में कैरियर क्यों बनाना चाह रहे हो? मेरा पहला क्वेश्चन है कि सिविल सर्विसेज में अपना कैरियर क्यों बनाना चाह रहे हो। सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करें? सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों को मुख्यतः क्या क्या समस्याएं होती हैं? पहले प्री की तैयारी करें कि पहले मेंस की तैयारी करें कि इंटीग्रेटेड तैयारी करें? जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें? ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें? एसे की तैयारी कैसे करें? अनिवार्य सब्जेक्ट कंपल्सरी हिंदी और इंग्लिश को कैसे पढ़ें और कैसे अपनी राइटिंग स्किल डेवलप करें? टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? रिवीजन कितनी बार करें और कैसे करें? राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे विकसित करें? करंट अफेयर में क्या पढूं और कैसे पढूं? कौन सी बुक पढूं? इन सभी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में एक एक करके हम देंगे। इस लेक्चर में उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। सबसे पहले आप एक कॉपी और एक पेन अपने पास रख लें, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसको यस और नो में जवाब देना है। आप अपना एक लिस्ट बनाएं जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पॉइंट लिखे हैं। अगर उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ज्यादा आते हैं और वह किस टारगेट या गोल या करियर के लिए है, सही है, तो आप निर्णय लीजिए कि जीवन में क्या करना है। जैसा कि आपने निर्णय लिया उसका क्रियान्वयन शुरू कर दीजिए। यदि आपका वीकेस्ट पॉइंट ज्यादा आता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उस वीकेस्ट पॉइंट को एक एक करके इंप्रूव करें और निश्चित समय अवधि में फिर निर्णय लें और उसका क्रियान्वयन करें। सिविल सर्विसेज में मुख्यतः 3 ही स्टेज होते हैं, लेकिन सफल होने के लिए आप इस 10 स्टेप्स यानी 10 स्टेप्स को पार करना होगा। यदि इन 10 स्टेप्स में कहीं भी समस्याएं आई तो फिर एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले 10 स्टेप को पूरी सजगता तन्मयता के साथ करें। फिर सिविल सर्विसेज की तीनों स्टेज के विषय में सोचें और शुरू करें, तभी आप सफल हो पाएंगे। सबसे पहले हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, फिर यह पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारा करियर ऑप्शन में क्या क्या होगा। फिर हम उसके बाद डिसीजंस लेते हैं और फिर हम उसका क्रियान्वयन करते हैं और उसी क्रियान्वयन के दौरान आपको 10 स्टेप चढ़ना होता है और इसी 10 स्टेप में ही आपकी मंजिल मिल जाती है। और ये कहा भी जाता है कि सबसे पहले हम एक सपना देखते हैं, मुझे जीवन में करना क्या है। उस लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जरूरी है आपकी उसमें रुचि। अगर है तो यहीं से शुरुआत होती है आपके लक्ष्य की सफलता की कहानी। सबसे पहले हम जानेंगे जागरूकता, और जागरूकता जो होगी, जागरूकता यानी ये अवेयरनेस, ये हमें मिलती है काउंसलिंग से। जैसे आपने निर्णय लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उसके लिए उचित मार्गदर्शन, प्रॉपर गाइडेंस और आशावादी आयाम के साथ उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। जो पढ़ने की आदत एवं समय प्रबंधन
पर निर्भर होगा, और जब पढ़ेंगे उसका विश्लेषण करेंगे जिसमें आपके अंदर धैर्य, दृढ़ता का समावेश होगा, जिससे आप में ऊर्जा बनी रहेगी और अनवरत परिश्रम से आधारभूत संकल्पना के साथ लेखन शैली, लेखन कौशल, संचार कौशल, व्यक्तित्व विकास एवं कौशल के द्वारा आप सफल हो पाएंगे और इसी के द्वारा आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अब सबसे पहले आपको जानना है कि सिविल सर्विसेज ही क्यों, सिविल सर्विसेज आप अपने करियर क्यों बनाना चाहते हैं। तो सिविल सर्विसेज को मुख्यतः हम दो पार्टों में विभाजित कर रहे हैं। सबसे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है जिसमें सिविल सर्वेंट बनते हैं। उसी तरीके से स्टेट लेवल पे भी होता है जिसको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। उसको हम लोग शॉर्टकट में पीएससी कहते हैं, और स्टेट के अनुसार जैसे हम कह रहे हैं यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी। इसीलिए ये दोनों ही हमें सिविल सर्वेंट के तरफ ले जाते हैं, यानी सिविल सर्वेंट में रिक्रूटमेंट होता है। अब आपके पास पहला क्वेश्चन कि आप सिविल सर्विसेज क्यों बनना, सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। तो आईएएस क्यों बनना चाह रहे हैं, क्योंकि एक अन्य नौकरी की तुलना में यह एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन है जिसमें लगभग सभी चीजों का समावेश होता है। अपने दोस्तों, भाई बहनों के आदर्श बनने के लिए आपके पास प्रियजनों, नियर एंड डियर की जो हम बात करते हैं, प्रियजनों के हर किसी की जरूरत के साथ और अच्छी तरीके से जुड़ा होना, समाज के लिए सकारात्मक कार्य के लिए और मानवता के उत्थान के लिए, और यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पावर और प्रेस्टीज दोनों पाई जाती है। इसके अलावा आपको पता भी होगा कि पूरे कंट्री को आईएएस ही चलाते हैं, और एज ए सिविल सर्वेंट के रूप में, मनी के रूप में, यानी एक सिविल सर्विसेज बन के लगभग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ देश की सेवा, समाज की सेवा, भाईचारे की, बंधुत्व की, पावर की और प्रेस्टीज की, सभी का समावेश होता है। इसलिए एक बेस्ट कैरियर के रूप में सिविल सर्विसेज बेटर है। ये इसमें जाने के लिए हमें कुछ स्टेज क्रॉस करने होते हैं, यानी पार करने होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिकली यह जो एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, और उसी एग्जाम कंडक्ट के द्वारा हम उस टारगेट को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डू यू नो अबाउट यूपीएससी, यूपीएससी के विषय में क्या जानते हैं और यह क्या कराता है, किस तरीके से एग्जाम कराता है। तो उसको दूसरा पॉइंट है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन फॉर यूपीएससी। यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए हमें कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, या कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकें। अब बात यह होता है कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, और उसमें कितने प्रिलिमिनरी एग्जाम में कितने पेपर्स होंगे, मेंस एग्जाम में कितने पेपर्स होंगे, प्री एग्जाम के सिलेबस की कितनी सिलेबस क्या होगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, या प्रीवियस ईयर देखा है कि नहीं देखा है, मेंस पेपर कितने होते हैं और मेंस पेपर का सिलेबस आपने देखा है कि नहीं देखा है, उसका प्रीवियस पेपर आपने देखा है कि नहीं देखा है। इसके अलावा आप एसए के पेपर में क्या सोचते हैं, एसए का सिलेबस देखा है कि नहीं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर स्टडी किया है कि नहीं, और कंपल्सरी पेपर हिंदी इंग्लिश के विषय का सिलेबस और पेपर विगत वर्षों का देखे हैं कि नहीं, हिंदी का सिलेबस अगर देखा है तो कैसे देखा है, और इंग्लिश का पेपर अगर देखा है तो किस तरह के पैटर्न आते हैं। इन सभी का देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि आखिर में पेपर का पैटर्न क्या होगा।
इसके अलावा एक जो ऑप्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम किस तरीके से चूज करते हैं या इसको ऑप्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का हमारे सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा योगदान होता है, और वह योगदान जो होता है जिसमें हम लोग एकेडमी बेस पे लेते हैं या सेल्फ इंटरेस्ट होता है उसके आधार पर ले सकते हैं, या जो हमारे टॉपर्स हुए हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं, या मैक्सिमम स्टूडेंट जो सब्जेक्ट लिए हैं उसके आधार पर ले सकते हैं, या हमारे सीनियरों के सजेशन पे उनके सलाह पे हम ले सकते हैं, या बैचमेट के सलाह पर आपने लिया है, कि टीचर के सलाह पे लिया है, कि पेरेंट्स और रिलेटिव्स के सलाह पे लिया है, कि वह सब्जेक्ट जिसमें सबसे अधिक मार्क्स आता है उसके आधार पर लिया है, या वह सब्जेक्ट जिसमें मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्टों का समावेश होता है या सब्जेक्ट का बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड होता है उसके आधार पर लेते हैं। अगर ऑप्शनल डिसाइड कर लिया है तो क्या उस ऑप्शनल का सिलेबस आपने देखा है, क्या ऑप्शनल के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देखा है कि नहीं देखा है, क्या आपने एनसीईआरटी की किताबें क्लास 6 से 12 तक की पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपने एनसीईआरटी के नोट्स बनाया है कि नहीं बनाया है, क्या आपके पास जो जितने सब्जेक्ट हैं जीएस में पढ़ने के लिए उसके टेक्स्ट बुक है कि नहीं। टेक्स्ट बुक का मतलब ये होता है कि जैसे आप जानते हो कि जैसे इंडियन पॉलिटी पढ़ना है तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत है, या आपको इंडियन पॉलिटी के लिए डी बसु है या सुभाष कश्यप है, ये टेक्स्ट बुक के अंतर्गत आते हैं कि आप ऐसी किताबें आपने पढ़ा है कि नहीं। अगर आपने उसको पढ़ा है कि नहीं, आपके पास वो किताब है कि नहीं, वो बुक है कि नहीं, और है तो आपने पढ़ा है कि नहीं, फिर उसके बाद आप करंट अफेयर्स के विषय में क्या आपकी थिंकिंग है और यह थिंकिंग किस तरीके से आपको रिलेट करते हो, या कोई भी टॉपिक जब आपके सामने आता है, चाहे कोई भी पेपर आप पढ़ते हैं या कोई भी न्यूज देखते हैं, जैसे आप पेपर का एडिटोरियल पढ़ते हैं या कोई करंट इश्यूज पे कोई मैटर्स आता है तो उस पे पर्सनली आपका ओपिनियन क्या होता है, ये उस ओपिनियन से ही आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि जितने भी हमने क्वेश्चंस पूछा है उसमें अगर एस आ रहा है, जितने भी हम क्वेश्चंस पूछे हैं, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा है डू यू हैव ए नोट्स, इसमें अगर एस आ रहा है, या आपने करंट अफेयर्स के विषय में क्या सोचते हैं, आपके अंदर एक सोच भी डेवलप होता है कि नहीं होता है, अगर आया है तो एस आप लिख सकते हैं, अगर नहीं हुआ है करंट ओपिनियन आपके पास कुछ है तो एस लिखें, या नहीं है तो आप नो लिखें। अगर जितने भी क्वेश्चन मैंने वो स्लाइड में पूछा है अगर सभी का जवाब एस में आता है तो सोचिए कि आप अच्छे डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर किसी एक भी क्वेश्चन में आपको अगर नो आता है तो आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन टारगेट आपका नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है कि आप कितने दिनों में करेंगे, कितने सालों में करेंगे, वो अनलिमिटेड प्लान जैसे हो गया है। इसलिए आपको सभी क्वेश्चन का आंसर एस में होना चाहिए। अगर एस में आता है, यहीं से यूपीएससी का कॉन्सेप्ट दो पार्टों में डिवाइड होता है, एक को कहते हैं 99% और एक को कहते हैं 1%। अगर सभी का आंसर एस में आया है तो आप 1% में आते हैं। अगर इन क्वेश्चंस में से किसी एक का भी नो आता है तो आप समझ सकते हैं कि आप 99% में। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो मैक्सिमम 99% की कैटेगरी में आते हैं, और जो सिलेक्टेड यानी सिलेक्शन लेने की जिनके अंदर क्षमता होती है, या 1 साल या 1.5 साल के अंदर 1.5 ईयर के अंदर अगर सिलेक्शन लेना होता है तो उसमें उसको वो 1% के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी मूलभूत आवश्यकताएं यूपीएससी के लिए चाहिए वो सभी कंप्लीट करते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि यूपीएससी में कितने स्टेजेस होते हैं। तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और पर्सनालिटी टेस्ट। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो मुख्यतः आपके नॉलेज को टेस्ट करता है, मेन एग्जाम जो होता है आपके राइटिंग स्किल को और एनालिसिस करने की क्षमता को चेक करता है, पर्सनालिटी आपके कम्युनिकेशन स्किल को चेक करता है, और किस तरीके के डिसीजंस मेकिंग करते हैं। इनसे आपको इन तीनों से ही एक
पूरी तरीके से सिविल सर्वेंट की प्रिपरेशन और सिविल सर्वेंट का रिक्रूटमेंट होता है। तो सबसे पहले देखें, प्रिलिमिनरी एग्जाम में 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर जो होते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव जिसमें 100 क्वेश्चन होता है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स का होता है और माइनस मार्किंग 1/3 होता है। और इसी के आधार पर मेरिट बनती है और इसी के आधार पर आप प्री क्वालिफाई करते हैं, जिसमें हमारा ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी को मुख्यतः हम 2 पार्टों में देख सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ना होता है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना होता है। फिर इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एक बेसिक कांसेप्ट से क्वेश्चंस, ये बेसिक कांसेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक करंट इश्यूज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्ट कल्चर मुख्यतः यह जो होता है ये हिस्ट्री का ही पार्ट है। हिस्ट्री के हमारा 4 सेक्शंस होते हैं। वैसे हिस्ट्री के 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। और इसी आर्ट एंड कल्चर फिर इकोनॉमी का बेसिक कांसेप्ट होता है। बेसिक कांसेप्ट और करंट इश्यूज के जो क्वेश्चंस होते हैं या कंटेम्पररी जो क्वेश्चंस होते हैं, उसी तरीके से पॉलिटी में भी बेसिक कांसेप्ट और करंट इश्यूज और उसी करंट अफेयर्स का भी मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट होता है। हिस्टोरिकल करंट में भी कि कौन हेरिटेज साइट में आया है कि नहीं आया है, जिसमें बहुत तरह के। उसके बाद ज्योग्राफिकल, कौन से तूफान आया, कौन से आपके डिजास्टर हुए, या कौन सा प्लेस, किस पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां की जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, लोगों को इफेक्ट किया है सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली। ये इस तरीके से अगर कोई भी इंसिडेंट अगर वर्ल्ड के या इंडिया के किसी पार्ट में अगर हो रहा है, वही करंट अफेयर यूपीएससी अरेंज करता है और उससे पूछता है। तो ये आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसी के आधार पर आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा सेकंड पेपर होता है जिसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। और यह एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है एक सिविल सर्वेंट के एप्टीट्यूड को बताता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होते हैं, जिसमें ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स और टोटल मार्क्स जो होता है 200 मार्क्स का होता है। ये भी, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें ये केवल क्वालिफाइंग होता है। इसमें केवल 33% आपको लाना होता है और 33% अगर आपने नहीं लाया तो अगर फर्स्ट पेपर में 200 में अगर 200 भी ला दिया और इसमें अगर 33% नहीं लाए तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसमें सबसे पहले एक सिविल सर्वेंट के लिए जो जरूरी होता है, जो 2 पार्ट होता है, जैसे इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान आप कम्युनिकेशन स्किल से ही डेवलप कर सकते हैं या कम्युनिकेशन स्किल से ही सॉल्व करते हैं। दुनिया में 99% प्रॉब्लम जो होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन से होती है और एक प्रॉपर टाइम में प्रॉपर डिसीजंस न लिया जाए और उसका पॉजिटिवली इंप्लीमेंटेशन ना किया जाए तो इसी से हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसीलिए एक सिविल सर्वेंट के लिए क्या होता है, ये दोनों चीजें बहुत प्रॉपर और सटीक सही होना चाहिए और उसका अप्लाइड वे में कंटेम्पररी के साथ, एंशिएंट के साथ, मतलब कि सभी कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद रीजनिंग और मैथमेटिक्स से लगभग 30% क्वेश्चन पूछा जाता है और इंटरपर्सनल स्किल से यहाँ 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉम्प्रिहेंशन से लगभग 50 से 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन में मल्टी डायमेंशनल होता है, इकोनॉमिकल होता है, इकोलॉजिकल होगा, इन्वायरमेंटल होगा, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड होगा, सोशल इश्यूज पे होगा, मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्रिहेंशन होता है और उसमें मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन दिए होते हैं और ये केवल क्वालिफाई करना होता है। इसलिए अगर आप स्ट्रेटजी बनाएं तो इससे 10 क्वेश्चन और इससे 30 क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो यही 50% आपको कवर कर देता है और यहीं से आप क्वालिफाई कर लेते हैं। सेकेंड जो स्टेज होता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और यही स्टेज जो होता है आपको सिलेक्शन दिलाता है और यही सिलेक्शन जो होता है आपके फाइनल मेरिट तैयार कराता है और इसी से आप सेलेक्ट होते हैं। और इसमें सभी डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर होते हैं और टोटल 9 पेपर होते हैं। इसमें टोटल जो होते हैं वो 9 पेपर होते हैं, जिसमें जनरल, हिंदी और इंग्लिश जो होता है ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और ईच पेपर 3 आवर्स का होता है। क्वालिफाइंग इसमें 25% से लेकर 35%। वैसे आप
एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे यूपीएससी के, तो उसमें 25% लिखा होता है कि क्वालिफाइंग, लेकिन यूपीएससी डिसाइड करता है कि 25 होगा या उससे ज्यादा होगा। ये जो हमारे फाइनल मार्क्स जो में होते हैं, मार्क्स फाइनल मेरिट में ये मार्क्स जुड़े नहीं जाते, ये केवल क्वालिफाइंग होते हैं। अगर ये आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो पेपर तो चेक होगा लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब सिलेक्शन मार्क्स कितने होते हैं इसमें? ऐसे में भी 2 ऐसे लिखे होते हैं, इसमें एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए से एक ऐसे लिखना होता है और सेक्शन बी से, सेक्शन ए से जो क्वेश्चंस लिखना होता है ये 1250 वर्ड्स का होता है, इसमें भी 1250 वर्ड्स का होता है और टाइम जो होता है 3 आवर्स का होता है। इसके बाद जीएस के 4 पेपर होते हैं, जिसमें हमारा पहला पेपर जो होता है इंडियन हेरिटेज, कल्चर एंड हिस्ट्री, यानी ये हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी आप देखोगे कि ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया दोनों होता है, और इंडियन सोसाइटी के विषय में ये फर्स्ट पेपर में 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है गवर्नेंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल, इसको 2 पार्टों में मुख्यतः, एक हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में, इसको 2 पार्ट में 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में और गवर्नेंस में, और तीसरा होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इन तीनों पार्टों को स्टडी करते हैं। उसके बाद जो थर्ड पेपर होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, और मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी डेवलपमेंट यानी बेसिक इकोनॉमी के साथ अप्लाइड इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी के साथ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ये सभी जो होंगे ये थर्ड पेपर में होंगे। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एक सिविल सर्विसेज के लिए बेसिकली 2013 के चेंजेस के बाद ये पेपर जोड़ा गया, एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, और ईच पेपर 250 मार्क्स का होता है, यानी ये चारों पेपर जो होते हैं जीएस के जो 4 पेपर होते हैं, ईच पेपर 250 मार्क्स का होता है, और ये 250 मार्क्स का जो होता है ये टोटल मार्क्स जो होता है 1000 मार्क्स का होता है, और ईच पेपर 3 आवर्स का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में टोटल आप देखें 26 सब्जेक्ट हैं। इस सब्जेक्ट के क्या होते हैं, एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे और ईच पेपर 250 मार्क्स का होगा, और टोटल 500 मार्क्स का होता है, और टाइम 3 आवर्स का होता है। और इस ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 26 सब्जेक्ट हैं। इस सब्जेक्ट में से कोई एक 1 सब्जेक्ट आपको क्या करना होता है, 1 सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। इसी तरीके से लिटरेचर में भी ये 30, ये 15, ये 15 और ये 15, यानी टोटल जो है ये टोटल 30 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ये है कि ग्रेजुएशन में अगर इन लिटरेचर का है तभी आप ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हैं। मेंस के मार्क्स जो होता है जिससे आपकी फाइनल मेरिट बनती है, और फाइनल मेरिट बनने का मतलब होता है इंटरव्यू के लिए अपियर होते हैं, उसमें वो 70-50 मार्क्स होनी चाहिए। 70-50 मार्क्स का मतलब ऐसे 250 मार्क्स का, और ये 4 पेपर जो होता है जीएस का होता है 1000 मार्क्स का ये हो गया, और 500 मार्क्स का ये हो गया। और इस तरीके से आप देखेंगे कि 250, 1000 और 1750 मार्क्स का ये टोटल आपका मेंस होता है, और यही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाते हैं। लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में हम फेल हो गए, या इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है, इंटरव्यू में कोई फेल नहीं होता है, उसमें अगर आपका मेंस का मार्क्स अगर सही आ गया है, यानी अच्छा आ गया है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। अब तीसरे स्टेज में होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको आप इंटरव्यू कहते हैं। ये 275 मार्क्स का होता है, और 275 यही मार्क्स जो होता है आपका रैंक निर्धारित करता है। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया तो आपकी रैंक अच्छी आती है, और जितनी अच्छी रैंक आएगी उतनी ही अच्छी आपको क्या होगी, पोस्ट मिलेगी। फाइनल जो कट ऑफ बनता है वो 2025 पे बनता है, ठीक है। इस पे जो 2025 पे बनता है वो 275 मार्क्स जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है, टोटल 250। अब आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का मतलब ये है कि जैसे जनरल स्टडी 1000 का है, ये टोटल मार्क्स का 49% इसका कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हमें जनरल स्टडी
पे ध्यान देना होगा। ऑप्शनल जो होता है वो 25%, यानी 500 का टोटल जो है 25%। ऐसे पेपर जो होगा वो 12% पे होगा और इंटरव्यू आपका 14%। यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में अगर देखा जाए तो जनरल स्टडी जो है आपका एक मेजर सेक्शन है जो आपको एक सिलेक्शन में मेजर रोल प्ले करेगा। लेकिन ध्यान देना ऑप्शनल का कम उपयोगिता नहीं, क्योंकि ये आपके टोटल सिलेक्शन का 25% है। आपकी फाइनल अगर हाईएस्ट प्रॉपर कैडर की बात करते हैं तो लगभग 50 से लेकर 60% के बीच में है, और उसका 25% जो होता है ये हो जाए। अगर इन तीनों को मिलाकर अगर 25% अगर ला देते हैं या 30% ला देते हैं तो आपका प्रॉपर आईएएस कैडर मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं कि जनरल स्टडी का 49%, 25% इसका है, 14% है और 12% है, आपको उसी स्ट्रेटजी पे आपको काम करने होंगे। अब प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी ऑफ सब्जेक्ट्स, तो आपके फोकस सबसे पहले क्या होना चाहिए, जनरल स्टडीज पे। और जनरल स्टडीज आपको पता भी होगा कि जनरल स्टडीज जो होते हैं वो बेसिकली उसमें सभी 4 पेपर आपने देखा कि 4 पेपर होते हैं जिसमें लगभग सभी तरह के सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो उन सभी सब्जेक्ट पे आपको जनरल स्टडी करनी है, सामान्य अध्ययन करना है, उसमें बहुत डीप स्टडी नहीं करनी है। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है, सबसे पहले तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कैसे करते हैं और इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगर चूज करना है तो किस बेस पे करते हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो कि जनरल स्टडी में सबसे अच्छा होना चाहिए। यानी हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें जनरल स्टडी में उसका ज्यादा से ज्यादा योगदान है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट आपको सिलेक्शन लेना है और फर्स्ट एंड लास्ट आपको सिलेक्शन लेने के लिए आप ऐसे सब्जेक्ट को चूज करो जिसमें जीएस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके जीएस में सबसे ज्यादा योगदान है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट के विषय में स्टडी करेंगे या हम वीडियो बनाएंगे कि स्टडी कैसे करते हैं, प्री बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मेंस को उसकी सभी एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हमारा एसे मेन जो सेक्शन आता है, ध्यान देना एसे आपके सिलेक्शन और रैंक दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए आपको स्पेशल अटेंशन देने की आवश्यकता है। अगर आपने स्पेशल अटेंशन दिया है तो ऑब्वियस है क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेरिएशंस होते हैं ये ऐसे के मार्क्स में, किसी स्टूडेंट को 60 मार्क्स मिलता है तो किसी को 160 मिलता है, तो सोचिए 100 नंबर का डिफरेंस होता है। और यही आपको सिलेक्शन और सिलेक्शन में अच्छी रैंक दोनों को ही परिभाषित करता है। इसलिए आपको ऐसे इसका भी हम एक वीडियो तैयार करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि ऐसे को लिखते कैसे हैं, ऐसे में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, ऐसे के लिखने की प्रक्रिया क्या क्या है, ऐसे को किस तरीके से सुटेबल वे में लिखते हैं, ऐसे में कैसे अच्छे मार्क्स पाते हैं, ऐसे में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन सब पे एक वीडियो हमारा आएगा, उसको प्लीज आप लोग देखें। उसके बाद पर्सनालिटी मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल होता है। पर्सनालिटी किसी पर्टिकुलर एक चीज कम्युनिकेशन स्किल को ही नहीं कहते हैं, पर्सनालिटी होल मल्टी डायमेंशनल या मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम कहा जाता है कि सभी चीजों का समावेश होता है, तभी वो पर्सनालिटी होती है। चाहे कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, चाहे डिसीजन मेकिंग की बात करें या किसी भी तरीके की बात करें, हमारी पर्सनालिटी। इसीलिए थर्ड स्टेज जो होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसमें आपके पास जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपका नॉलेज का टेस्ट होता है, मेंस में आपका अप्लाइड चीजों के ज्ञान, किस तरीके से आप किसी चीज को इंप्लीमेंट करते हो, और इसमें होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होती है और किस तरीके से आप करना चाहते हो। इसलिए इन चारों की भूमिका एक मेजर है। इसलिए आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग सटीक और सही होगी, तभी इसमें फाइनल सिलेक्शन आप ले सकते हैं। अब आपको यह ध्यान देना होगा कि हमारे अप्रोचेस कैसे होंगे, कि हमारे सब्जेक्ट जो होंगे, चाहे जनरल स्टडीज के चाहे ऑप्शनल के, अप्रोच कैसे होंगे पढ़ने के। तो सबसे पहले आपको जानना होगा विषय की भाषा शैली को जानना। आप किसी भी सब्जेक्ट को जो पढ़ते हैं, क्योंकि जब सिविल सर्विसेज में आप जाते हो तो आपको लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। तो उसमें कुछ आपका बैकग्राउंड होता है, कुछ बैकग्राउंड नहीं होता है, कुछ सब्जेक्ट आपने पढ़ा होता है, कुछ सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा। लेकिन 10th तक तो सभी लोग सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज में सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अगर भाषा शैली और उस सब्जेक्ट का नेचर नहीं जानोगे, तब तक आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा।
अब उसके बाद जब बेसिक कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा, विषय की मूलभूत संकल्पना समझ में नहीं आएगा, तो कहा जाता है कि किसी घर की नींव ही कमजोर होगी तो हम बिल्डिंग नहीं बना सकते। यानी अगर हमारी बेसिक कंसेप्ट ही नहीं होगा तो आपको कहां कहां प्रॉब्लम आएगी। आपको प्री एग्जाम में भी आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यूपीएससी केवल स्टेट लाइन क्वेश्चन नहीं पूछता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ऐसे नहीं होता, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आपको अगर पता है, और यह बेसिक कंसेप्ट कहां से मिलेगा, तो एनसीईआरटी से मिलेगा। और एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाता है, इसका नोट्स कैसे बनाया जाता है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैसे पढ़ते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ते हैं, इसका एक सेपरेट लेक्चर और इसका वीडियो एक अलग से आएगा, तो आप उसको देखिएगा। तो उसमें सारी चीजें हम अच्छे से बताएंगे। उसके बाद विषय के प्रति सोच एवं अभिरुचि। आप देखिए, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, जो आपके टफ, कोई भी सब्जेक्ट टफ हो या इजी हो, जो आपके प्रति जो भी आपने सोच रखा है, उसको क्या करना है कि आपके सोच और अभिरुचि सभी को क्या करना होगा, इंटरेस्ट भी डेवलप करना होगा, और उस इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना होगा। तभी इस सब्जेक्ट में आप क्या हो सकते हैं, यूपीएससी के मार्कों को तय कर पाएंगे और अच्छे तरीके से आप अपना मार्क्स ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। विषय के साथ दूसरे विषय से संबंधित या संबंधित प्रभाव, एक सब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो दूसरा सब्जेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर नोवेल कोविड-19 की बात करें तो उसका इफेक्ट अगर हम बात करें, यानी कोविड की अगर हम बात करते हैं, तो कोविड-19 की बात करते हैं, तो इसका इफेक्ट हमारा मल्टी डायमेंशनल है। तो कहा जाता है कि किसी सब्जेक्ट में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसका ज्योग्राफी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका पॉलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या जिस तरीके से आप समझ सकते हो कि इसका इंटरलिंक किस तरीके से। विषय के प्रति क्रमबद्धता और बहुआयामी अध्ययन होना चाहिए। वही कहने का मतलब होता है कि आप एक सब्जेक्ट को आप पढ़ें तो उसमें मल्टी डायमेंशनल, अगर इकोनॉमी में कोई चेंजेस होता है तो हमारी सोशल इश्यूज में क्या चेंजेस आएंगे, पॉलिटिकल इश्यूज कहां कहां से हो सकता है, रिलीजियस में क्या चेंजेस हो सकता है, कल्चरल वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस हो सकता है, इथिक्स में क्या चेंजेस हो सकता है, हमारी इंटीग्रिटी में क्या चेंजेस हो सकता है, हमारी सिक्योरिटी में क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसका हमें मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी यानी मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करते हैं। इसके बाद अगर देखते हैं कि विषय के साथ कंसिस्टेंसी है कि नहीं, जो सब्जेक्ट आता है आप खूब पढ़ते हो, जो सब्जेक्ट नहीं आते हो पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी उस सब्जेक्ट में। तो जिस सब्जेक्ट को जितना आप टाइम देंगे वही सब्जेक्ट में उतना ही मार्क्स मिलेगा। अगर जिस सब्जेक्ट को आपने टाइम ज्यादा दिया है तो उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपका कंसिस्टेंसी सब्जेक्ट के साथ प्रॉपर पॉजिटिव अच्छा होना चाहिए। अब दूसरा होता है सब्जेक्ट के प्रति पूर्वाग्रह। सब्जेक्ट के प्रति पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से आप मान लेते हैं ये सब्जेक्ट तो मुझे आता ही नहीं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंसेप्ट होता है कि मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, ये जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा मानना है कि मैथ्स जो होता है दुनिया का सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट होता है, बस उसमें कुछ नहीं करना होता, वो जैसे कहता है उसी के अनुसार। तो आप विषय के प्रति पूर्वाग्रह नहीं है। जैसे अगर हिस्ट्री याद नहीं होती है तो हिस्ट्री याद करने वाली सब्जेक्ट नहीं होती। हिस्ट्री को कहानी के माध्यम से पढ़ा जाता है, कहानी के माध्यम से जाना जाता है, क्योंकि वो बीती हुई घटनाएं एक कहानी के रूप में आप समझे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर कहानी के रूप में आप समझेंगे तभी एक धारा प्रवाह आप सभी चीजों को समझ पाएंगे। इसका भी हम एक वीडियो करेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट का हिस्ट्री का पढ़ने का अप्रोच कैसा होना चाहिए, ज्योग्राफी का पढ़ने का अप्रोच करना कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, इंटरनल सिक्योरिटी का, इकोनॉमी का, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का, आर्ट एंड कल्चर का, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, सोशल इश्यूज का, या ज्योग्राफी में डिजास्टर मैनेजमेंट का। इन सभी चीजों, सभी सब्जेक्ट पर एक एक वीडियोस बनेगा, आप उसको प्लीज देखेंगे। विषय में आए परिवर्तन को बारीकियों से समझने का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर चेंजेस होता है, कहा जाता है कि इतिहास बदलता नहीं है, ज्योग्राफी के अनुसार इतिहास बदल जाता है। इतिहास अगर बदलता नहीं है, ज्योग्राफी के अनुसार बदल जाता है। जैसे अभी हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, या अभी पहले यूनियन टेरिटरी आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट था, 370 या 35 पे हटा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसका पूरा ज्योग्राफी
चेंज हो गया, और जब ज्योग्राफी चेंज होगा तो ऑब्वियस है कि उसकी इतिहास भी चेंज होगी। तो इसलिए कहा जाता है उसकी बारीकियों को समझना होता है, और विषय में आए परिवर्तनों को, अगर एक सब्जेक्ट में अगर कोई परिवर्तन होता है, आजकल तो मल्टी डायमेंशनल और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसका दूसरा प्रभाव दूसरे सब्जेक्ट में हम देखते हैं। जैसे इकोनॉमी चेंजेस होते हैं तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस चेंजेस हो जाते हैं, अगर हमारे इकोनॉमी में चेंजेस होते हैं तो हमारे पॉलिटिकल चेंजेस हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के परिवर्तन के बाद अन्य सब्जेक्टों में चेंजेस होता है। विषय के समकालीन मुद्दों को जोड़ना, विषय के समकालीन मुद्दों को जोड़ना का मतलब यही, यूपीएससी का सबसे पहला डिमांड यही है कि आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, उसका कंटेम्परेरी इशू में उसका क्या उपयोगिता है, क्या रिलेवेंसी है, या क्या आपकी सोच है, और वह सोच एक सिविल सर्वेंट के रूप में है कि नहीं। सिविल सर्वेंट जो होता है ऑप्टिमिस्टिक वे में काम करता है, यानी सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण अपनाता है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम निगेटिव भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव भी नहीं है, आपको अप्लाइड और कहा जाता है कि प्रेजेंट सिनेरियो से कोरिलेट करके देखना होता है। विश्व परिदृश्य के बदलते घटनाक्रम में विषय की भूमिका एवं महत्व। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट दोनों को स्टडी करता है, स्टडी करना होता है। वो जैसे आप देख सकते हैं कि अभी जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में मल्टीपोलराइजेशन हुआ है, रशिया अपने तरीके से सोच रहा है, चाइना, इंडिया, उसके बाद यूएसए, यूरोपियन यूनियन, अगर हम बात करें तो लगभग सभी देश अपने अपने तरीके से। और कोविड-19 की बात तो पूरे वर्ल्ड के, चाहे इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें, चाहे पॉलिटिकल की बात करें, चाहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें, वो लगभग सभी तरीके से परिवर्तित हो चुका है। अब कहा जाता है कि 1991 में जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे चेंजेस हुए, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण से विषय की मेन स्थिति ही बदल गई। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल्स में समाजवाद का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि समाजवादी सोशलिज्म की बात करते हैं, ये व्यवसायीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के बाद क्या हो गया कि ये पूरा सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। तो इसलिए आपको समझना होगा कि जब लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ या ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो उसके बाद जो चेंजेस आए सब्जेक्ट में किस तरीके से आए, उसका इफेक्ट हमारे समाज पे किस तरीके से पड़ता, उन सबका स्टडी में करना है। कहा जाता है कि परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी कहा भी जाता है आवश्यकताएं आविष्कार की जननी होती है। और जब ये जननी होती है, यानी तकनीकी और सूचना और जितनी टेक्नोलॉजी चीजें अगर आती हैं, उतना ही हमारे अंदर परिवर्तन है, और इसी परिवर्तन से हमारी मॉडर्निटी भी बढ़ती है, और इसी मॉडर्निटी से हमारे सोशल चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं, और तमाम तरह के जो वैश्विक मुद्दे हैं और भारत के अपने मुद्दे हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो होता है इन परिवर्तनों का स्टडी में हमें सबसे ज्यादा सहायक होता है, और इसी सहायता से आने वाले चेंजेस को हम चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, चेंजेस को चैलेंजेस के साथ स्वीकार करते हैं, और एक सिविल सर्वेंट के रूप में इंप्लीमेंट भी करते हैं, ताकि आने वाली समस्याओं को पॉजिटिवली, प्रॉपरली हमारा समाधान हो सके। विषयों का मूल्यांकन, क्रियान्वयन, व्यक्ति की भूमिका, ये क्या होता है कि विश्व परिदृश्य में या इंडिया के रेफरेंस में अगर देखें तो जैसे 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब आए तो पूरा हमारा इतिहास बदल गया, और उसके बाद इतिहास, तो ये व्यक्ति विशेष के बाद, या जब आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात करें तो लौह पुरुष जिसको कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका से हमारा किस तरीके से ये रियासतों का विलीनीकरण हुआ। तो इनमें क्या होता है कि इसे विषयों के मूल्यांकन और क्रियान्वयन में व्यक्ति की भूमिका का एनालिसिस भी करना होता है, जिससे हमें क्या होता है कि एक डायरेक्शन मिलता है, और उसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिवली यूटिलाइज करके, उसका उपयोग करके हम समाज के विभिन्न वर्गों के साथ या
राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न वर्गों के साथ जोड़ के उसमें एक अच्छा डिसीजन मेकर और एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और एक अच्छा कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। उपरोक्त अभी जितने क्वेश्चंस आपने देखा है उसके आधार पर आपको क्या करना है, यूपीएससी के विगत वर्षों के क्वेश्चंस को आपको एनालिसिस करना है और अपनी लेखन शैली को डेवलप करना है, यानी राइटिंग स्किल को और अपनी संकल्पना। ये राइटिंग स्किल और संकल्पना जो होती है बेसिक कंसेप्ट के साथ होता है, जो अप्लाइड और बेसिक कंसेप्ट का समावेशन होता है, जो कंसिस्टेंसी के साथ रहे तो एक स्किल डेवलप होती है जिसको लेखन शैली एक ऐसी शैली होती है जो एक दिन में डेवलप नहीं की जा सकती, उसके लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान जो होता है उसको बेसिक नॉलेज कहते हैं, बेसिक कंसेप्ट कहते हैं। यह अप्लाइड फॉर्म में जब आएगा तभी आप चीजों को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं विषय का यूपीएससी में एग्जाम की उपयोगिता का योगदान, यानी किस सब्जेक्ट का कितना उपयोग है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, लेकिन ये भी हम देखेंगे कि उस सब्जेक्ट की उपयोगिता कितना है, सफलता में उसका योगदान कितना है। इन सभी का स्टडी करेंगे और उसी के आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले हाउ टू रीड जनरल स्टडी। जनरल स्टडी का पढ़ने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपका ज्योग्राफी होगा, क्योंकि ज्योग्राफी हमेशा कहां का स्टडी करता है, यानी ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ वेयर एंड हिस्ट्री स्टडी ऑफ व्हेन, यानी कि हिस्ट्री जो होती है वो व्हेन का स्टडी करती और ये वेयर का और दोनों में एक कंसिस्टेंसी है, एक सामंजस्यता भी है कि ज्योग्राफी के अनुसार इतिहास का विकास हुआ है। आप देखिए कि इक्वेटोरियल वाले रीजन पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, वही 20 डिग्री से लेकर अगर 60 डिग्री के बीच में देखें नॉर्दर्न स्फीयर में तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और आप ये भी देख सकते हैं कि पूरा यूरोप, अगर यूरोप की बात करें वो भी वेस्टर्न साइड की और खासकर यूके की बात करते हैं तो यूके एक ऐसा देश था जो पूरे विश्व पर अपनी कॉलोनी स्थापित किया था। उसके पीछे क्या कारण था, तो उसके पीछे एक ज्योग्राफिकल रीजन था, उसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन। और इसी हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जब कोई भी हिस्ट्री या कोई भी डायनेस्टी पढ़ते हैं तो उसका पॉलिटिकल कंडीशंस पढ़ते हैं, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन पढ़ते हैं और उनका रिलीजियस कंडीशंस पढ़ते हैं, उसका कल्चरल वैल्यूज पढ़ते हैं, उनके मल्टी डायमेंशन को स्टडी करते हैं। उसके बाद हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि हमारे लिए ग्लोबल इश्यूज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल इश्यूज है, तो ये हमें बेसिक कंसेप्ट के साथ हमें अप्लाइड वे दोनों में पढ़ना है। और उसके बाद करंट अफेयर्स जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए आप इन सभी को मिला के आपको कैसे पढ़ना है। तो एक सीक्वेंस जनरल आइडिया में मैंने बता दिया है कि ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स का स्टडी करना चाहिए। अब कहा जाता है कि वी कैन डू इट। हम अगर इन सभी चीजों का अध्ययन कर चुके हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अपने गोल को हमें, और जिस दिन आपने ठान लिया, आपके अंदर जुनून और जोश और जिद आ गई कि मुझे ये काम करना ही है, तो कोई भी दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो कोई भी उसको हटा नहीं सकता है, तो आपको डगमगा सकता है आपके किसी भी तरीके से। इसलिए अपनी सोच को क्या करना है, पॉजिटिव रखना है। और तभी आप क्या करेंगे कि अपने माइंड को विदाउट एनी डाउट, यानी कि कहा जाता है कि अपने माइंड को पॉजिटिवली रख सकते हो और जो भी चुनौतियां आएगा उसका आलिंगन क्या करोगे, उसका समाधान करोगे। और इन सभी चीजों के द्वारा आप जिस ट्रैक पे, यानी जिस गोल के लिए, जिस टारगेट के लिए आप चाह रहे हो वो आपको जरूर मिलेगा। तब आपकी ये दुनिया देखेगी, तभी आप कहोगे कि यह दुनिया हर सफल व्यक्ति के पीछे दौड़ती है। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में को आप पूरा जरूर देखें, इसको कमेंट जरूर करें कि आप 99% वाले हैं या फिर 1% वाले हैं। 1% वाले हैं तो आपको किस तरह का स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, 99% वाले हैं तो आपको किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और इसके लिए हम सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं, विगत वर्षों के क्वेश्चन कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे, आने वाले दिनों में यूपीएससी के लिए क्या चैलेंजेस है। हम नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट वाइज, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाएंगे, उसको आप जरूर देखें। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।